हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। ये हमारी लेखपाल एग्जाम के लिए आपदा प्रबंधन की आखिरी क्लास है। जो आपके कुछ छोटे छोटे टॉपिक रह गए थे और एक मेन टॉपिक रह गया था सेंडाई फ्रेमवर्क वाला, तो वो आज की क्लास में आ जाएगा। कुछ एप्लीकेशन पर बात करेंगे और कुछ ऐसे संस्थान जो आपदा प्रबंधन के अलग अलग क्षेत्रों में काम करते हैं उन पर बात करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं क्या क्या करने जा रहे हैं। आज हम सेंडाई फ्रेमवर्क देखेंगे। इसके बाद जो आपदा होते हैं ना, तो आपदा से निपटने के लिए अलग अलग चरण होते हैं, तो ऐसे 5 चरणों के बारे में बात करेंगे। फिर कुछ एप्लीकेशन देखेंगे। फिर जो आपदा प्रबंधन के चरण हैं वो डिटेल में देखेंगे, पांचों चरण और उनके अंतर्गत क्या क्या काम होता है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बन जाते हैं। फिर देखेंगे कि भारत में कितना एरिया किस आपदा से क्या प्रभावित है, एक जगह चीज़ें दे देंगे। फिर एप्लीकेशन देखेंगे। इसके बाद कुछ संगठन देखेंगे, जैसे आईएमडी के बारे में डिटेल में देखेंगे, वाटर आयोग के बारे में, इनक्वाइस के बारे में, इन सब के बारे में थोड़ा डिटेल में देखेंगे सबके बारे में। और फिर आज की क्लास समाप्त हो जाएगी और आज की क्लास के साथ ही डिजास्टर मैनेजमेंट समाप्त हो जाएगा। जो भी अभ्यर्थी अभी तक टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, ओपन ग्रुप है जीएस रेवोल्यूशन, टेलीग्राम पर सर्च करोगे ग्रुप मिल जाएगा। सेम गूगल प्ले स्टोर पर सर्च करोगे, यहाँ पर भी ग्रुप मिल जाएगा। इसके पहले आपकी क्लासेज कहाँ कहाँ आ चुकी हैं मैं बताए दे रहा हूँ। भी पूरा एनवायरनमेंट ख़त्म हो गया है, एनवायरनमेंट पर एक फुल टेस्ट भी हो गया है। इसके बाद आपदा प्रबंधन यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट, ये भी आज की क्लास के साथ समाप्त हो जाएगा। कल हमने इस पर एक फुल टेस्ट लिया था। टेस्ट कहाँ हुआ था अभी मैं बताता हूँ। 100 क्वेश्चन का था और भूकंप एवं सुनामी पर था। टेस्ट लिया गया था टेलीग्राम ग्रुप में। टेलीग्राम ग्रुप ये है लेखपाल वालों का, ये टेस्ट पेपर है। इसके बाद स्टूडेंट क्या करते हैं, जो उन्होंने आंसर देना है, आंसर एक पेपर पर लिख के भेज देते हैं ग्रुप में। इसके बाद जब सॉल्यूशन दिया जाता है, ये देखो बहुत स्टूडेंट एक्टिव हैं इस बैच में तो, और इनका एक लेवल अभी देखो 10 नंबर तो पूरा यहीं पर समाप्त हो गया। कंप्यूटर 15 नंबर का भी उसको रिवीजन प्रोग्राम चल रहा था, वो भी समाप्त होने को आ गया। स्कीम्स पर बहुत ज़बरदस्त प्रतिदिन काम हो रहा है, तो 30 नंबर तो बहुत आसानी से ख़त्म होने वाले हैं। ठीक है, ये टेस्ट हुआ था। इसके बाद आंसर की दी तो लोगों ने मिला के अपने नंबर भेजे। इसके बाद अगर बात करें कि मैंने पूछा था फीडबैक बताइए, है ना, कि टेस्ट कैसा लगा, तो स्टूडेंटों के फीडबैक क्या थे। हाँ, ये है। तो ये फीडबैक हैं स्टूडेंटों के कि दोनों टॉपिक को पूरी तरह से कवर कर लिया गया। टेस्ट में बताता हूँ, टेस्ट ये ऐसा था, प्लस जो स्टूडेंट जो पेड बैच में जिन्होंने टेस्ट दिया था उन्हें क्या करना है ना, कुछ चीज़ें क्या है ना, वो क्वेश्चन के माध्यम से ही क्लियर होती हैं। जैसे भूकंप का फोकस कहाँ होता है, फोकस वहाँ होता है जहाँ पर भूकंप नीचे, जहाँ प्लेट का टकराव होता है, क्योंकि प्लेट का टकराव हमेशा नीचे होता है ना। ठीक है, वहाँ पर वो फोकस होता है, उसे बोलते हैं हाइपोसेंटर। यहीं से ऊर्जा निकलती है। फिर जहाँ पे टकराव हुआ वहीं से क्या होता है, ऊपर की ओर ऊर्जा जाती है। ऊपर की ओर जहाँ पर वो जमीन की सतह पर टकराती है, सेम जस्ट उसके ऊपर वाला पॉइंट, मतलब हाइपोसेंटर के जस्ट ऊपर वाला पॉइंट जो जमीन पर स्थित होता है, उसे क्या बोलते हैं, एपिसेंटर। जब ये क्लियर हो जाएगा तो इसके बाद PSL, 3 प्रकार की तरंगें मैंने बताया था, प्राइमरी तरंगें तीनों में, ठोस द्रव गैस तीनों में चलती हैं। सेकेंडरी केवल ठोस में जा सकती हैं। फिर एक L तरंगें होती हैं जो केवल सतह पर चलती हैं, जब भूकंप सतह पर पहुंचता है। तो सारी तरंगों को क्लियर कर दिया गया था। फिर सरकम पैसिफिक बेल्ट के बारे में जानकारी, भूकंप जोन, है ना। तो ये इनको आपको क्या करना है ना, इन सारे क्वेश्चन, इनका सॉल्यूशन भी दे दिया था, इसको आपको वन लाइनर्स फॉर्म में नोट कर लेना है। भूकंप और सुनामी में जो आपका क्लास नोट है प्लस ए, इसके बाद कुछ बाहर नहीं जाएगा। ऐसे ही एक टेस्ट और आपका 1-2 दिनों में होने वाला है, अभी मैं अनाउंस करूंगा, ये भी टेलीग्राम पर होगा, तो उसके लिए रेडी रहें। चलिए क्लास पर आते हैं। अच्छा, कुछ स्टूडेंट क्या, उनकी थिंकिंग क्या होती है, उन्हें कंटेंट मिल गया, PDF मिल गया, उनको लगता है बस इतना ही हो रहा है। आपको नहीं पता, आप जैसे लाइब्रेरी में जाते हो तो क्या करते हो, लाइब्रेरी में क्यों बैठने जाते हो कि वहाँ पर एक माहौल मिल जाता है। माहौल कुछ नहीं, शांति का माहौल, वहाँ पर आप बात नहीं कर सकते हो, बस शांति का माहौल है। हो सकता है मोबाइल चला रहे हो, मूवी देख रहे हो, कान में लगा के, वो चलेगा, बट एक माहौल होता है, तो वहाँ पढ़ने चले गए। उसके लिए आप लाइब्रेरी की फ़ी पे करते हो हर मंथ।
यहाँ पर क्या माहौल मिलता है कि यहाँ पर हर टाइम अगर आप लाइब्रेरी नहीं भी जा रहे हो, अपने रूम पर भी बैठे हो, तो आपके पास करने को रहता है। प्रतिदिन के लिए एक टास्क होता है, क्लास होती है, अन्य स्टूडेंटों के साथ कंपटीशन होता है। अभी मैंने कमेंट दिखाया नहीं है, और ज़्यादा स्टूडेंट पूछ रहे थे कि अदर ग्रुप में अदर स्टूडेंट के कैसे आ रहे हैं नंबर, क्या है क्या नहीं, तो एक कंपटीशन होता है हेल्दी। और ये माहौल पूरा आपके एग्जाम तक चलने वाला है। टेस्ट होने समय समय पर, ग्रुप कॉल होनी, मतलब हर चीज़। तो इसकी तो कोई कॉस्ट ही नहीं है। ये जो आप सोच रहे हो ना, एक दिन भी अगर आप इस माहौल को जी ले रहे हो तो आपकी पढ़ाई करने का तरीका बदल जा रहा है। और जो डेली मेहनत कर रहे हैं, जो अभी यहाँ पर नहीं है, सोचो उनके बारे में क्या हाल होगा उनका। कि जो यहाँ नहीं हैं वो सोच ही रहे होंगे कि हम तैयारी करेंगे। और जो यहाँ पर आ गए हैं, तो पिछले 22 तारीख को, 22 दिसंबर को बैच शुरू हुआ था। अभी 21 जनवरी तक क्या क्या हो गया आपका, 10 नंबर तो ये पूरा खत्म हो गया, आपदा प्रबंधन और एनवायरनमेंट। इसके 15 नंबर का कंप्यूटर का दिया था, उसका कंटेंट ऑलरेडी ऐसा है कि उससे बाहर नहीं जाता है। वो दिया था, वो भी कंप्लीट हो गया। एक पर डे एक स्कीम चल रही है, तो आज अगर 29 दिन हुए तो 29 स्कीम्स भी कंप्लीट हो गई विद MCQ। ये हो चुका है अभी तक। आगे चल के अब हम आते हैं साइंस एंड टेक पर। इसके बाद साइंस एंड टेक कंप्लीट हो जाए, ऐसे ही 1 बाय 1 करके सारी चीज़ें कंप्लीट करेंगे। इतनी प्रैक्टिस करा देंगे कि जो लोग सोच रहे हैं कि हम करेंगे, वो सोचेंगे ही, आप कंप्लीट करते जा रहे हो। और पढ़ाई आपका डेली का प्रोसेस है। तो ये है GS रिवॉल्यूशन का मतलब, कि आप हर टाइम केवल पढ़ाई का सोचते हो, टास्क का सोचते हो, टेस्ट का सोचते हो, कंपटीशन का सोचते हो, नई चीज़ों का सोचते हो, वैल्यू एडिशन का सोचते हो। ये फ़ायदा मिलता है इस ग्रुप में आने पर। अब आते हैं सेंडाई फ्रेमवर्क। सेंडाई एक जगह है, कहाँ है, जापान में। यहाँ पर अब कोई भी चीज़ होती है, मीटिंग्स होती हैं, तो जिस जगह पर होती है उसी के नाम पर उस मीटिंग का नाम या फ्रेमवर्क का नाम रख दिया जाता है। तो 18 मार्च 2015 को जापान के सेंडाई में ये मीटिंग हुई। किस चीज़ की मीटिंग थी, तो ये यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, और किसका था, UN, आगे लगा लो। इसका एक तीसरा सम्मेलन था ये, इसमें इसको अपनाया गया था। इसके बाद जब यूनाइटेड नेशंस के सम्मेलन में अपना दिया गया, तो फिर यूनाइटेड नेशंस की जो महासभा है वो वोटिंग करके इसको अपनाती है। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने जून 2015 में इसे अनुमोदित किया। देखो यूनाइटेड नेशंस में ना दो चीज़ें हैं, एक है सिक्योरिटी काउंसिल, इसके तो 5 परमानेंट मेंबर हैं, प्लस 10 होते हैं नॉन परमानेंट मेंबर, जो हर 2 साल के लिए बदलते रहते हैं, ठीक है। एक होती UNGA, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। अगर वास्तविक रूप से कहीं पर लोकतंत्र है तो वो यहाँ पर होता है, UNGA में। यहाँ पर प्रत्येक देश के लिए एक वोट है, और ये जिस पक्ष में वोट कर दें वो चीज़ इनकी क्या है, मान ली जाती। हालांकि क्या होता है, सिक्योरिटी काउंसिल के जो 5 मेंबर हैं जो परमानेंट है, P5, चीन है जिसमें, इसका ब्रिटेन है, अमेरिका है, रूस है ना। ये क्या करते हैं कि ये मेंबर्स वीटो कर सकते हैं, तो ये बहुत सारी चीज़ें लागू नहीं होने देते, और जो नॉर्मल चीज़ें, व्यवहारिक चीज़ें, वो लागू हो जाती। तो इसने क्या किया, इसको मान लिया। इसके बाद चलते हैं, तो ये कब से कब तक फ्रेमवर्क ये लागू है, 2015 से 30 तक। अगर आप लोग देखोगे SDGs, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, भी कहाँ तक के लिए लागू हैं, 15 से 30 तक लागू करने हैं, है ना। तो सेम इनका है। इसके लिए एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो आपदा, अब इसका काम क्या है, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, आपदा जोखिम न्यूनीकरण करना। आपदा जोखिम का न्यूनीकरण करना है तो क्या करेंगे, सदस्य देश जो होंगे, जो इसको मानेंगे, उनके लिए कुछ नियम बनाएंगे। नियम बनाने के लिए क्या बोलेंगे, आपदा के पहले क्या करना है आपको, रोकथाम के लिए कुछ करो, कि आपदा आए ही ना। अब रोकथाम के लिए क्या कर सकते हो, सपोज करो बाढ़ है, तो बाढ़ की रोकथाम के लिए क्या कर सकते हो, जो नदियां हैं, आपदा कब बनेगी, जब बाढ़ किसी को नुकसान पहुंचाएगी। अब नदी का जो बाढ़ क्षेत्र है उसमें लोग क्या अतिक्रमण करके मकान बना लेते हैं, सारी चीज़ें बना लेते हैं, तो वहाँ तो बाढ़ आनी है। रोकथाम के लिए क्या करना है, जो बाढ़ क्षेत्र होता है नदी का, उससे बाहर चीज़ें बनाओ, यहाँ अनुमति ही ना दो, ऐसे नियम बना दो, पहला चीज़। दूसरा, यहाँ पर पेड़ों की और चीज़ों की एक अवरोधक लगा दो, पत्थरों की अवरोधक, कि अगर थोड़ा बहुत पानी ऊपर आता भी है तो जाए ना, है ना। ये चीज़ें, ये क्या हो गया, रोकथाम का। दूसरा होता है समन। समन में क्या होता है, चीज़ों को, उसके प्रभाव को, अगर आपदा आ भी गई तो प्रभाव को कम करना। कैसे होगा, सपोज करो भूकंप आ रहा है,
कोई भूकंप संभावित क्षेत्र है, जोन 6 वाला क्षेत्र है। अब वहाँ पर आपने नियम बना दिए कि यहाँ पर कोई भी बिल्डिंग बनेगी इसके लिए ये मानक है, 4 या 5 मंजिल से ज़्यादा आप बना नहीं सकते हो। ठीक है, पहली चीज़ बना दी। तो कम मंजिल होगी, टूटने के कम डर रहेंगे। उसके जो उसमें यूज होना है बिल्डिंग मटेरियल, उसके एक स्टैंडर्ड मानक होने चाहिए कि सर ये क्वालिटी का होना चाहिए, ऐसे ऐसे इसका मानचित्र होना चाहिए, जिससे कि अगर आपदा आ भी गई तो मकान आसानी से टूटे ना। तो ये हो गया समझ। तो ऐसे करके इसने नियम बना दिए हर चीज़ के लिए। ठीक है, तो इसके पहले ये क्या है, तो वैश्विक ब्लूप्रिंट के रूप में कार्य करता है कि पूरे जितने भी इसके सदस्य देश हैं उनके लिए कुछ नियम और मानक तय कर देना। इसके पहले, अब ये तो 15 से 30 के लिए है, इसके पहले क्या था लागू, तो 2015 से 2005 से 15 तक यानी 10 वर्षों तक ह्योगो फ्रेमवर्क फॉर एक्शन लागू था। अब सेंडाई फ्रेमवर्क को कितने देशों ने अपनाया है, तो यूनाइटेड नेशंस के 187 देशों ने अपनाया है। इस वाली लाइन को थोड़ा इग्नोर करना, सभी पर लागू नहीं होते, 187 देशों ने इसको अपनाया है, जो कि यूनाइटेड नेशंस के भी देश हैं। अगर यूएन की बात करो तो 193 देश हैं इस टाइम यहाँ पर। फिर प्रमुख प्राथमिकताएं क्या हैं, तो इसकी प्रमुख प्राथमिकताएं 4 हैं। पहला, आपदा के जोखिम को समझना। कुछ लोग तो समझने को ही रेडी नहीं है कि आपदा ये हो भी सकती है। जैसे 1972 के पहले लोग मानने को रेडी नहीं थे कि पर्यावरण कोई इशू है। उनको ये था विकास करते जाओ, पॉल्यूशन करते जाओ, डंपिंग, दुनिया बहुत बड़ी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर इनको समझ में आया नहीं, पर्यावरण भी इशू है। तो ऐसे ही किसी चीज़ को, आपदा को समझना, उसके जोखिम को समझना। जब ये समझ गए तो फिर क्या होगा, आपदा जोखिम के प्रबंधन के लिए शासन, जो प्रशासन होता है, जो नियम होते हैं, कानून होते हैं, इनको मजबूत करना। ठीक, इसके बाद लचीलापन के लिए यानी रेजिलिएंट के लिए क्या करना है, आपदा जोखिम न्यूनीकरण में निवेश, क्योंकि बिना पैसे के तो कुछ हो नहीं सकता ना। आप बातें दुनिया भर की करते रहो, अगर आप उसमें निवेश नहीं कर रहे हो, संसाधन नहीं दे रहे हो, उसमें संसाधन कैसे भी होते हैं, मानव के भी हो सकते हैं, यानी कि ट्रेनिंग वगैरह दे के फोर्स बल वगैरह तैयार करो रेस्क्यू वगैरह के लिए, और होते हैं कुछ संसाधन जो आपको निवेश करने होते हैं संरचनाएं बनाने में, अवसंरचना बनाने में। इसके बाद चौथा जो इसका है वो है प्रभावी प्रतिक्रिया के लिए आपदा तैयारी को बढ़ावा देना सदस्य देशों में। फिर इसने टोटल 7 वैश्विक लक्ष्य निर्धारित किए हैं, और इन लक्ष्यों की प्रगति को मापने के लिए इसके अर्थ संकेतक है, जिसके आधार पर ये 7 लक्ष्यों की प्रगति मापता है। 7 में से 4 मेन लक्ष्य कौन से हैं वो देख लो। पहला है आपदा से होने वाली मौतों को कम करना। दूसरा है जो प्रभावित लोग हैं, किसी भी आपदा से तुरंत प्रभावित हो जाते हैं, जैसे मैं उदाहरण देता हूँ चक्रवात। पहले क्या था ना, चक्रवात का पता ही नहीं चलता था कि कब आया, अचानक से आ जाता था। तो जो मछुआरे वगैरह जो भी तटवर्ती लोग थे ना, बहुत नुकसान होता था इनका, बहुत मौतें होती थी। अब क्या हो गया, हमारे यहाँ पर मौसम विज्ञान संगठन जो वगैरह, वो चक्रवात की 3 या 4 दिन पहले क्या करता है, चेतावनी दे देता है, क्योंकि समुद्र के ऊपर वो ट्रेस कर रहे होते हैं चीज़ों को। अब तो और ज़्यादा जल्दी हो जाएगा, क्योंकि अभी एक नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार निसार छोड़ा है, बहुत बड़ा रडार है ये, 1 या 2 फीट की चीज़ें भी पकड़ लेता है। समुद्र में हल्का सा बदलाव आएगा ये पकड़ लेगा। तो उसमें क्या है, जब भी कहीं पर चक्रवात बनने की पॉसिबिलिटी होती है तो क्या होता है, टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस इसके आसपास होना चाहिए। इसके बाद चक्रवात बनने के लिए हवाएं, निम्न दाब का क्षेत्र, तो ये सारी चीज़ें देख के, और हमारे सुपर कंप्यूटर लगे हुए हैं, जो टॉप 5 में सुपर कंप्यूटर आते हैं उनमें से 2 सुपर कंप्यूटर, एक मौसम विज्ञान संस्थान पुणे है वहाँ पर लगा है, और एक नोएडा में है वहाँ पर लगा। ये तुरंत सारा जो पैरामीटर्स होता है उसको नाप के भविष्यवाणी कर देते हैं कि क्या होगा, कि यहाँ पर आपदा ये वाली चक्रवात आने वाला है। पूरी चीज़ें बन गई हैं, चक्रवात बनने की जो भी कंडीशंस हैं वो सारी यहाँ पर हो चुके हैं। तो इस तरीके से अब पता चलता है, तो क्या होता है, यहाँ पर जोखिम कम हो जाता है, मौतें बहुत कम हो जाती हैं, और प्रभावित लोगों की संख्या भी कम हो जाती है। क्योंकि अब हमें ये भी पता है कि कोई भी चक्रवात आता है पूर्वी तट पर आ रहा है, पूर्वी तट पर कहाँ कहाँ आ रहा है, तो हमने उन लोगों को दिया या उनको वहाँ से दूसरी जगह पुनर्वास कर दिया। फिर तीसरा क्या है, आर्थिक नुकसान को कम करना। चौथा इनका क्या लक्ष्य होता है, महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की क्षति को कम करना। आगे चलते हैं, कुछ एप्लीकेशन देख लेते हैं। एक एप्लीकेशन है NDEM, लाइट वर्जन है इसका, 2.0 है, मतलब सेकंड वर्जन है, मोबाइल एप्लीकेशन है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल डेटाबेस फॉर इमरजेंसी मैनेजमेंट, लाइट।
मतलब देश भर का डेटाबेस है इसमें। अब डेटाबेस है तो किस चीज़ का डेटाबेस होगा, इसमें होगा कि रियल टाइम इन्फॉर्मेशन होगी, कहाँ पर कौन सा चक्रवात आता है, मैप वगैरह होंगे, फोटोज होंगी, इमेजिंग होंगी, जिससे सारा अनुमान लगाया जा सके और लोग अपना बचाव कर सकें। केवल लोग नहीं, बहुत सी एजेंसियां, आपको क्या लगता है कि कोई गवर्नमेंट ऑफिस है तो सारे गवर्नमेंट ऑफिस एक दूसरे से जुड़े हुए? नहीं, ऐसा है पहले नहीं था, अब धीमे धीमे हो रहा है। एक गवर्नमेंट ऑफिस से जानकारी दूसरे गवर्नमेंट ऑफिस में नहीं दी जाती। तो सपोज करो इसरो से मैपिंग वगैरह चीज़ें गई दूसरी जगह, दूसरा जो मैप वाला विभाग है वो यहाँ पर ट्रांसफर ही नहीं कर रहा है ना। फाइनली तो ग्राउंड लेवल पे चाहिए ना, जिला लेवल पे बचाव के लिए, वहाँ तक चीज़ें ही नहीं पहुँच रही हैं। तो इन सब के लिए ये नेशनल डेटाबेस बनाया गया है। लॉन्च कब हुआ था? 16 जून 2025 को। इसरो और एनआरएससी क्या है? नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर हैदराबाद में है। इसके बारे में आज ही थोड़ा डिटेल में भी जानेंगे। मंत्रालय कौन सा है? तो अंतरिक्ष विभाग है। चूंकि अंतरिक्ष विभाग और परमाणु ऊर्जा विभाग ये दोनों पीएम के अंडर में आते हैं, ठीक है। ये पीएम हमेशा इसको अपने पास, कार्मिक विभाग हो गया एक, कार्मिक लोक प्रशासन पेंशन विभाग ये पीएम अपने पास रखते हैं, और अंतरिक्ष विभाग भी अपने पास परमाणु विभाग रखते हैं। और गृह मंत्रालय, क्योंकि रेस्क्यू वगैरह ये पूरा जो डिजास्टर मैनेजमेंट का काम है वो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। कार्य क्या करते हैं? रेस्क्यू के लिए ये नियर, मतलब उसके आसपास, क्षेत्र के आसपास रियल टाइम मैपिंग करते हैं, इमेज प्रोवाइड कराते हैं, अलर्ट देते हैं। अब थोड़ा सा जान लेते हैं, एक चीज़ पढ़ा तो दी गई थी बट जैसे क्वेश्चन बनते उस तरीके से अगर जानना है तो मैंने सोचा कि इसको थोड़ा और डिटेल में लेके जाएं। तो आपदा प्रबंधन जो चक्र होता है वो 5 स्टेज होती हैं इसकी आपदा प्रबंधन की। पहला होता है रोकथाम, प्रिवेंशन। इसमें क्या होता है? आपदा की संभावना को ही कम करने का प्रयास किया जाता है कि आपदा आए ही ना तो ज़्यादा बेटर है ना, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? मुख्य काम जोखिम क्षेत्रों की पहचान, फिर भूमि उपयोग का नियमन, मतलब नियम के अनुसार भूमि उपयोग जो हो ना वो नियम के अनुसार हो। अगर बाढ़ क्षेत्र है वहाँ पर लोगों को अनुमति ना दी जाए, तटीय क्षेत्रों में रेगुलेशंस हों, भूस्खलन क्षेत्र जो हों वहाँ पर भी मकान वगैरह ना बनाने दिए जाएं, क्योंकि पता है यहाँ पर कभी ना कभी आपदा आनी है तो लॉस हो जाएगा। भवन के जो नियम होते हैं, कोड होते हैं कि अगर भूकंप वाला जोन वाले अलग है ना, तो भवन बनाने की, जैसा भी मैंने बताया था कि कुछ मानक तय किए जाएं। असुरक्षित जो निर्माण है इसको रोका जाए। महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सुरक्षा योजनाएं बनाई जाएं, जैसे अस्पताल, बिजली, जल आपूर्ति, संचार, ये बहुत इसेंशियल सर्विसेज हैं। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में बोला है कि केवल ये नहीं है कि देश विरोधी गतिविधियां की तो आप पे देशद्रोह लगेगा, यूएपीए लगेगा, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट है ये, यूएपीए नहीं। कोर्ट ने क्या बोला है कि अगर आप जो महत्वपूर्ण बुनियादी सेवाएं हैं उनकी डिलीवरी में अगर आप बाधा उत्पन्न कर रहे हो तो भी यूएपीए लग सकता है, ठीक है। यह प्री डिजास्टर का चरण है, ये बिल्कुल डिजास्टर अभी आए ना उसके पहले का चरण है रोकथाम। फिर ये समन भी क्या है? उसके पहले का ही चरण ये भी है। इसमें क्या होता है? अगर कोई आपदा हो, आ ही जाए आपदा, तो क्या है? नुकसान की तीव्रता को घटाना। मुख्य काम क्या होता है? संरचनात्मक में रेट्रोफिटिंग करना, तटबंध बनाना, ड्रेनेज में सुधार करना जिससे बाढ़ ना आए, पानी निकल जाए। ढलान स्थिरीकरण, अगर ढलान वगैरह है तो उसको ऐसे कर दो कि एकदम तीव्र ढलान ना हो, जिससे कि भूस्खलन वगैरह ना हो। गैर संरचनात्मक में क्या है? जोखिम की मैपिंग करना, जैसे अभी भूकंप मानचित्र बनाया गया। बीमा वगैरह कराना लोगों का, जोखिम का हस्तांतरण, मतलब बीमा करा देते हैं तो हस्तांतरण किसके पास चला जाता है? बीमा कंपनियों के पास। सुरक्षा मानक बनाना, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, एसओपीज बनाना। फिर तीसरा जो इसका चरण होता है वो होती है तैयारी, कि अगर आपदा आ गई तो क्या करोगे। तो सिस्टम और समुदाय को प्रतिक्रिया के लिए तैयार रखना। मुख्य काम क्या है? योजनाएं। योजनाएं 3 स्तर पर बनती हैं, राष्ट्र, देश के स्तर पर, राज्य के स्तर पर और जिले के अंदर भी विभिन्न विभाग होते हैं। सपोज को सड़क वाला विभाग अलग होगा, बिजली वाला अलग होगा, पानी वाला अलग होगा, है ना, खाद्य विभाग अलग है। तो सब विभागों के लिए अलग अलग योजना बनाना, अपडेट करना। प्रारंभिक चेतावनी देना, संचार व्यवस्था बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है जिससे कि अलर्ट किया जा सके। नियंत्रण कक्ष बनाना, हेल्पलाइन। संसाधन सूची बनाना, संसाधन जो काम आने हैं आपको रेस्क्यू में, नाव, रस्सी, कटिंग टूल, मेडिकल किट, आश्रय स्थल। प्रशिक्षण देना, मॉकड्रिल कराना, घटना प्रतिक्रिया दल को ट्रेनिंग देना, स्वयंसेवक नेटवर्क बनाना।
ये सारा काम है तैयारी में। फिर आता है चौथा आपका तत्काल प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्स। अगर आपदा आ ही गई है तो फिर रिस्पॉन्स कैसे दोगे? तो जीवन रक्षा और तात्कालिक राहत। सबसे पहला काम क्या होता है? जीवन की रक्षा, और जो घायल हैं जिनको तुरंत राहत की जरूरत है उनको तुरंत राहत पहुंचाना। मुख्य काम क्या है? चेतावनी के बाद तुरंत निकासी करना, खोज और बचाव करना। ठीक है, सर्च एंड रेस्क्यू, SAR। राहत शिविर लगाना, भोजन पानी, स्वास्थ्य, स्वच्छता। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। वास का मतलब वो नहीं होता है जो आपने डायरेक्ट अंग्रेजी में पढ़ा है। वास के चारों जो अक्षर हैं एक मतलब होता है, आप लोगों को कमेंट में बताना है कि वास की परिभाषा किसने दी थी और क्या इसका मतलब होता है। प्राथमिक उपचार, कुछ चीज़ें आप लोगों को इसलिए दी जाती हैं, हर चीज़ के लिए अगर डिपेंडेंसी हो जाती है, ब्रेन स्टॉर्मिंग नहीं करोगे, कुछ भी चीज़ सर्च नहीं करोगे, कुछ भी अलग नहीं मिलेगी, तो आप सिर्फ रट रहे हो, पढ़ थोड़ी रहे हो। नॉलेज नहीं ले रहे हो, फिर आप इन्फॉर्मेशन ले रहे हो केवल। इन्फॉर्मेशन पूरी काम नहीं आती है, इन्फॉर्मेशन को कन्वर्ट करो नॉलेज में। ठीक है। फिर मृतकों घायलों का प्रबंधन करना, सुरक्षा कानून व्यवस्था बनाना, यातायात प्रबंधन करना। पांचवा आते हैं रिकवरी या पुनर्वास तथा पुनर्निर्माण, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं रिकवरी, रिहेबिलिटेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन। ये आखिरी चरण होता है। इसमें क्या होता है? जो सामान्य जीवन है उसको फिर से पटरी पर लाना, अर्थव्यवस्था को बहाल करना, जिसे बोला जाए तो बिल्ड बैक बेटर, दोबारा बनाओ और उससे बेटर बनाओ। इसका मुख्य काम क्या है? क्षति का मूल्यांकन करना, मुआवजा वगैरह देना, सहायता देना, आजीविका की बहाली करना, स्कूल, अस्पताल, सड़क, पुल, ये जो एसेंशियल सर्विसेज हैं इनको बहाल करना, निर्माण करना, सुरक्षित पुनर्निर्माण करना, रेट्रोफिटिंग और भविष्य में जोखिम को कम करना। ये आखिरी स्टेज था। आगे चलते हैं। अब देखो, एक जगह पूरा डेटा दे दिया है कि कौन सी आपदा से कितना प्रभावित क्षेत्र है। तो भारत का 85% भूमि ऐसी है जो किसी न किसी आपदा से प्रभावित है। 68% क्षेत्र सूखा प्रभावित है। 61% क्षेत्र, जो नया मानचित्र है इसके अनुसार हो रही बात, जो पिछला था उसके अनुसार क्या था? 58.6 था। अब क्या? 61% क्षेत्र भूकंप प्रभावित है, संभावित है। 12% बाढ़ और चक्रवात, बाढ़ प्रभावित है, चक्रवात नहीं, 40 मिलियन हेक्टेयर। 8% जो एरिया है, देखो भारत का जो टोटल बाउंड्री है, जो तटरेखा है, वो है 7516 किलोमीटर। इसमें से जो 5700 किलोमीटर है वो क्या है? चक्रवात प्रभावित है, यानी कि 8%। इसके बाद आगे चलें तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, नॉर्थ ईस्ट वाला, 50% वन क्षेत्र क्या है? वार्षिक आग से प्रभावित है। हालांकि उत्तर पूर्व को अब छोड़ दो, अब तो आपका उत्तराखंड, यहाँ पर बाढ़ बहुत, वो आग बहुत लग रही है, प्लस उड़ीसा, यहाँ पर भी आग की घटनाएं बहुत हो रही हैं। अब कुछ एप्लीकेशन देख लेते हैं। हालांकि ये एप्लीकेशन पहले भी आपको बताए जा चुके हैं। सचेत ऐप है, 2025 में लॉन्च हुआ। नोडल मिनिस्ट्री क्या है? होम अफेयर्स। NDMA, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के तहत लॉन्च किया गया। मुख्य कार्य क्या है? सभी आपदाओं के लिए आधिकारिक चेतावनी और अलर्ट, मतलब सारी आपदाएं आ गई। और इसमें क्या है? जैसे IMD है, CWC है और अन्य एजेंसियों को एकीकरण किया गया। 112 ये क्या है? मुख्य इमरजेंसी नंबर है पूरे देश भर का। ठीक है। इसमें क्या होता है? लॉन्च तिथि है 19 फरवरी 2019 को। हालांकि ये पहले भी नंबर चलता था, लेकिन अब इसको क्या है? किसी भी इमरजेंसी के लिए इसको मेन नंबर बना दिया गया। नोडल मंत्रालय क्या है? होम मिनिस्ट्री। मुख्य कार्य क्या है? एकीकृत आपातकालीन प्रतिक्रिया, पुलिस, मेडिकल, फायर, आपदा, किसी भी चीज़ के लिए आपातकालीन अलर्ट जारी होता है। लाइव लोकेशन शेयर कर सकते हो। फिर एक हिम्मत एप्लीकेशन है, 1 जनवरी 2015 को लॉन्च हुआ था और 7 फरवरी 2018 को हिम्मत प्लस, इसी का ही नया वर्जन। दिल्ली पुलिस का है, जो कि होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है। महिलाओं और नागरिकों की सुरक्षा के लिए SOS अलर्ट है, आपदा की चेतावनी भी इस पर दे सकते हैं। फिर एक एप्लीकेशन है सिटीजन कॉप। कॉप मतलब होता है पुलिस। ठीक है। तो लॉन्च तिथि क्या है? सितंबर 2015। पूर्ण संस्करण आया था 7 मार्च 2016 को। कोई सरकारी ऐप नहीं है, ये है NGO जिसके तहत है, सिटीजन कॉप फाउंडेशन। और पुलिस विभागों के साथ कोऑर्डिनेशन करना इसका काम है। मुख्य कार्य क्या है? अपराध, आपदा और सुरक्षा का अलर्ट और लाइव रिपोर्टिंग। फिर अगला एप्लीकेशन है मौसम ऐप।
27 जुलाई 2020 को आया था। नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस और इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। मुख्य कार्य क्या है? मौसम का पूर्वानुमान लगाना, चक्रवात, बाढ़ चेतावनी। फिर दामनी के बारे में भी पहले बताया जा चुका है, नवंबर 2018 में आया था। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंतर्गत बिजली गिरने की चेतावनी और रियल टाइम अलर्ट। फिर कुछ संस्थान देख लेते हैं, जैसे भारतीय मौसम विज्ञान विभाग। ठीक है, अंग्रेजों ने इसकी स्थापना की थी 1875 में। भारत सरकार यानी कि जो अंग्रेजी सरकार थी उसने स्थापना की, जिसमें सभी मौसम संबंधी कार्य केंद्रीय प्राधिकरण के अंतर्गत लाए गए। यहाँ से भी कुछ अभी हाल ही में आया था कि कौन से संगठन ने अपने 150 वर्ष पूरे किए, और इसी के बारे में पूछा गया था। UPSSC का ही कोई एग्जाम हुआ था। तो HF ब्लैनफोर्ड को भारत सरकार का मौसम रिपोर्टर नियुक्त किया गया था। 150वीं वर्षगांठ इसने 2025 में मनाई। मूल रूप से इसका जो मुख्यालय था पहले कोलकाता में था, क्योंकि पता ही है कलकत्ता में राजधानी थी उस टाइम पे। 1911 में राजधानी शिफ्ट होने की बात हुई, 12 में हो गई। तो फिर क्या हुआ? फिर इसके बाद शिमला में आया, क्योंकि शिमला ये दूसरी राजधानी बनाए हुए थे। अंग्रेज क्या करते थे? गर्मी में शिमला में आ जाते थे। फिर पुणे आया, पुणे में आया, और अंत में नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है अभी वर्तमान। मंत्रालय कौन सा है? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। भूमिका क्या काम करता है? तो मौसम संबंधी अवलोकन करना, संचार, पूर्वानुमान, मौसम सेवाओं के लिए जिम्मेदार है। इसमें क्या आ जाती है? चक्रवात, भारी वर्षा, गर्मी, शीतलहर, तूफानों के लिए चेतावनी जारी करना। मौसम में तो सब कुछ आ जाता है, तो हर चीज़ के लिए IMD जिम्मेदार है। दूसरा है केंद्रीय जल आयोग, सेंट्रल वाटर कमीशन। स्थापना 1945 में हुई थी, और नई दिल्ली में इसका क्या है? मुख्यालय है। जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। भूमिका क्या है इसकी? भारत में बाढ़ के पूर्वानुमान के लिए सर्वोच्च तकनीकी संगठन है। प्रमुख नदियों और जलाशयों के जल स्तर की निगरानी करता है। हाल की उपलब्धियां क्या है? फ्लड वॉच इंडिया एप्लीकेशन 2.0 इसने लॉन्च किया 2025 में। जल भंडारण निगरानी प्रणाली पोर्टल 3 अप्रैल 2025 को लॉन्च हुआ। भारत में जल उपलब्धता पर निष्कर्ष इसने एक पेपर दिया था, 12 दिसंबर 2024 को प्रकाशित किया था। डैम सेफ्टी पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2026 में प्रस्तावित है। तो ये सारे काम करता है। फिर इनक्वाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र, दोनों NRSC और इनक्वाइस दोनों हैदराबाद में है। पहली चीज़ तो 1999 में इसकी स्थापना हुई थी, और इसी के तहत ही 2007 में इसके अंदर सुनामी केंद्र की स्थापना हुई। मुख्यालय हैदराबाद में है। मंत्रालय किसके अंतर्गत आता है? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। भूमिका क्या है? तो भारतीय सुनामी प्रारंभिक चेतावनी केंद्र के रूप में कार्य करता है। 24/7 निगरानी करता है, और हिंद महासागर क्षेत्र में सुनामी जनक भूकंपों का पता लगाता है। इसकी उपलब्धियां क्या है, मतलब क्या इसने अभी तक अचीव किया है? तो 10 मिनट के अंदर ये चेतावनी जारी करने में सक्षम है सुनामी की। जैसे ही भूकंप आता है ये चेतावनी दे सकता है, अगर इसके जो कवरेज एरिया है उसमें भूकंप आया तो। यूनेस्को के साथ तटीय गांवों को सुनामी रेडी प्रमाणित करने का अभियान भी चला। फिर राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र NRSC, इसरो का सेंटर है, ये भी हैदराबाद में है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर है NRSC, रिमोट सेंसिंग। अभी साइंस एंड टेक में आप लोग ज़्यादा डिटेल में पढ़ोगे। रिमोट सेंसिंग होता क्या है? रिमोट सेंसिंग होता है कि वो सैटेलाइट जो सर्वे का काम करते हैं, संसाधनों की गणना करते हैं, पता लगाते हैं कहाँ कितने संसाधन है, ये रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट का काम होता है। ठीक है, और इसका केंद्र मेन केंद्र कहाँ है? हैदराबाद। ये बैच की जानकारी है। अगर आप चाहते हो कि आपकी तैयारी अच्छे से हो जाए तो आप लेखपाल बैच ज्वाइन कर सकते हो। फीस 399 है। आपको यहाँ पर सारी क्लासेज वीडियो प्लस PDF मिल जाएगी। वैल्यू एडिशन क्लासेज भी आएंगी, वो भी मिलेंगी विद PDF। सब्जेक्ट वाइज टेस्ट आपके, जैसे ही एक सब्जेक्ट खत्म होता है तो टेस्ट होता है, टॉपिक वाइज भी टेस्ट हो जाते हैं। ठीक है, प्लस आगे चल के फुल टेस्ट होंगे, वो भी मिलेंगे। डेली टास्क टारगेट दिया जाता है, प्रैक्टिस वगैरह, एक माहौल बना रहता है हर टाइम पढ़ाई का। रेगुलर ग्रुप कॉल होती है, तो आपके जो भी डाउट होते हैं वो भी सॉल्व हो जाते हैं। ज्वाइन कैसे करना है? तो GS रिवॉल्यूशन सर्च करना है प्ले स्टोर पर।
यहाँ से ऐप डाउनलोड कर लोगे, फिर एप्लीकेशन के अंदर क्या करोगे, लॉगिन करने के बाद ऑल कोर्सेज करके ऑप्शन होता है, उसमें जाओगे या स्टोर ऑप्शन में जाओगे, किसी में भी चले जाओगे, सारे कोर्स दिख जाएंगे। वहीं से बाई नाउ पर क्लिक करके परचेज कर सकते हो। जूनियर असिस्टेंट का भी बैच चल रहा है, हालांकि इसका एग्जाम 1 फरवरी को ही है, इसमें सारा कंटेंट दिया जा चुका। यूपीएसआई में भी जो 200 नंबर का कंटेंट है आपका मैथ रीजनिंग छोड़ के, वो सारा दिया जा चुका, अभी टेस्ट चल रहे हैं उसमें लगातार, ठीक है। कोई अगर क्वेरी है तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो या फिर कॉल कर सकते हो। बाकी आप लोग जितने भी लोग हैं इतना ध्यान रखो, जितने भी पर्सन हैं आप अपने आसपास 3 या 4 स्टूडेंट्स के साथ ज़रूर शेयर करें। इससे क्या होगा, एक तो 3 से 4 स्टूडेंट आप लोग वैसे हो जाओगे जो साथ में लेखपाल की तैयारी कर रहे हो, तो ग्रुप पढ़ाई भी हो जाएगी आपकी, सबके पास सेम कंटेंट रहेगा, सेम मोटिवेशन रहेगा। एक व्यक्ति ने कुछ एक्स्ट्रा किया, अच्छे नंबर आए, तो एक दूसरे को क्या करोगे, मोटिवेट भी कर पाओगे। इससे बहुत अच्छी पढ़ाई लास्ट तक हो जाएगी, तो शेयर जरूर करें आसपास। आगे चलते हैं। इसका एनआरएससी की बात हो रही थी यहाँ पर, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, इसरो का है। इसका मुख्यालय कहाँ है, बालानगर में, हैदराबाद, तेलंगाना। भूमिका क्या है, उपग्रह से डेटा लेता है, फिर उस डेटा से फोटो वगैरह जो भी बनाना है वो करता है, वितरण करता है, आपदा प्रबंधन सहायता, आपदा प्रबंधन में सहायता करता है, ठीक है। कार्यक्रम के माध्यम से रिमोट सेंसिंग का अनुप्रयोग करता है। इसका देखो एनआरएससी है, एक स्पेस एप्लीकेशन सेंटर है, सैक, ये है अहमदाबाद में। रिमोट सेंसिंग से डेटा आता है, मैपिंग यहाँ पर होती है, यहाँ से मैप वगैरह बन के फिर देश में जाते हैं पूरे। योगदान क्या है, बाढ़, चक्रवात, जंगल की आग, भूस्खलन के लिए उपग्रह इमेजरी प्रदान करता है। जैसे असम में बाढ़ का खतरा था तो इन्होंने एक मानचित्र बना दिया कि कहाँ से कहाँ खतरा है, और इसके लिए किस डेटा का उपयोग किया, 1998 से 2023 के बीच में जो भी बाढ़ आई हैं उसको। एनडीईएम अभी मैंने बताया था, इमरजेंसी वाला जो नेशनल डिजास्टर इमरजेंसी, इसमें क्या किया इन्होंने, इसका संस्करण 5.0 लॉन्च किया 28 जून 2024 को। फिर 5वां है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, जीएसआई, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ये क्या करता है, भूस्खलन प्रबंधन के लिए नोडल एजेंसी है, मुख्यालय कोलकाता में है, खान मंत्रालय के अंतर्गत आता है। कार्य क्या है, राष्ट्रीय भूस्खलन संवेदनशीलता मानचित्र बनाता है। 0.42 मिलियन वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का इसने मानचित्र बनाया। और किस पैमाने पर, पैमाने का मतलब होता है कि जो एक्चुअल इकाइयाँ हैं वो 50,000 हैं, लेकिन सपोज करो 50,000 फीट को इन्होंने, या मीटर को इन्होंने 1 मीटर मान के चला मैप में, क्योंकि मैप में तो पूरा उतना बड़ा मैप तो बना नहीं सकते, तो ये होता है इसका पैमाना। भूस्खलन प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली का विकास किया। फिर CDRI के बारे में पहले भी बताया जा चुका है, फिर से यहाँ पर कर दिया है कि बार बार आपके सामने आएगा तो याद हो जाएगा। 23 सितंबर 2019 को न्यूयॉर्क में UN क्लाइमेट एक्शन समिट हुई थी, PM मोदी जी गए थे, वहीं पर इन्होंने इसको लॉन्च किया था। मुख्यालय नई दिल्ली में है। स्थिति क्या है, अगस्त 2022 में मुख्यालय समझौते के अनुसमर्थन के बाद अंतर्राष्ट्रीय संगठन का इसको दर्जा मिल गया था। 19 में लॉन्च हुआ था, 2022 में अंतर्राष्ट्रीय संगठन का दर्जा मिला। उद्देश्य क्या है, जलवायु और आपदा जोखिमों के लिए बुनियादी ढांचा, बुनियादी ढांचा में क्या, बिजली, परिवहन, पानी और अन्य चीज़ें, ठीक है, इनकी लचीलापन को बढ़ावा देना। 2026 तक 65 देश इसके सदस्य हो गए थे, जिसमें राष्ट्रीय सरकारें हैं, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, निजी क्षेत्र भी इसके सदस्य में हैं, ठीक है। हाल की गतिविधियां क्या है, 183 परियोजनाओं को ये समर्थन दे रहा है। और देखो पैसा, देखो इससे समझ में आएगा कि ये छोटा मोटा काम नहीं हो रहा। 21.84 बिलियन डॉलर फंडिंग वितरित की गई। 16 पहले चल रहे हैं, जो छोटे छोटे आइलैंड द्वीप हैं वहाँ पर ज़्यादा चल रहे हैं। फिर अगला है राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम न्यूनीकरण परियोजना, NCRMP। इसका उद्देश्य क्या है, तटीय राज्यों में चक्रवात प्रभाव को कम करने के लिए संरचनात्मक तथा गैर संरचनात्मक उपायों को बढ़ावा देना। वित्त पोषण कहाँ से होता है, विश्व बैंक की सहायता से। घटक क्या है इसके, कि बहुउद्देशीय चक्रवात आश्रय निर्माण करना, भूमिगत केबलिंग करना जिससे चक्रवात में केबल वगैरह टूटे ना, बिजली वगैरह का लॉस ना हो, तटबंधों का निर्माण करना, प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली का प्रसार करना, ठीक है। आगे चलते हैं। अखिल भारतीय आपदा न्यूनीकरण संस्थान, AIDMI,
इसका क्या है, ये एनजीओ है, थिंक टैंक है, जो नेचर आधारित थिंक टैंक है। स्थापना कब हुई थी? 1987 से 89 के मध्य गुजरात सूखे के बाद स्थापित हुई थी और 1995 के आसपास औपचारिक रूप से पंजीकृत हुआ था। मुख्यालय अहमदाबाद गुजरात में है। कार्य क्या करता है कि नीति, व्यवहार, अनुसंधान के बीच खाई को पाटना, यानी जो नीतियां हैं उन पर एक्शन क्या लिया जा रहा है, और एक्शन लिया जा रहा है तो हमारे पास वैसा रिसर्च वगैरह भी तो होना चाहिए ना कि हर चीज़ हम कर पाएँ। ऐसा तो नहीं है कि बस बातों में हो रहा है। तो इन सब के बीच में जो खाई है उसको पाटने के लिए ये काम करता है। दक्षिण एशिया में आपदा जोखिम न्यूनीकरण, ज्ञान सृजन, जोखिम मानचित्रण और क्षमता निर्माण के लिए कार्य करता है। फिर ये एक संगठन है बाल रक्षा भारत, ये भी एनजीओ है, जिसे बोलते हैं सेव द चिल्ड्रन इंडिया। हालांकि ये अन्य चीज़ों के लिए भी काम करता है, लेकिन आपदा से भी बच्चों को कोई लॉस ना हो उसके लिए भी काम करता है। 2008 में पंजीकरण हुआ और सोसाइटी एक्ट के तहत पंजीकृत है। गुरुग्राम में मुख्यालय है। आपदाओं में बच्चों की सुरक्षा और कल्याण करना इसका उद्देश्य है। 72 घंटे फ्रेमवर्क का पालन करता है। तो अगर बोला जाए कि 72 आवर्स फ्रेमवर्क किससे संबंधित है, तो बाल रक्षा भारत से। और इसका प्रभाव क्या है कि 0 डेज नामक इसने एक अभियान चलाया, जिससे क्या होता है कोई आपदा आ भी जाए ना तो एक भी दिन ऐसा ना हो जो बच्चों की शिक्षा की हानि हो। 0 डेज। अन्य एनजीओ और भूमिकाओं में एक सीड्स इंडिया करके है, 1994 में आपदा प्रबंधन और क्लाइमेट चेंज प्रभावितों के लचीलापन निर्माण के लिए काम करता है और 2030 तक 300 मिलियन यानी कि 30 करोड़ लोगों को लचीलापन मजबूत करने का इसका लक्ष्य है। एक और एनजीओ है गूंज, 1999 में स्थापना की थी अंशु गुप्ता द्वारा। आपदा राहत का काम करता है, मानवीय सहायता पहुंचाता है, सामुदायिक विकास में भी योगदान देता है। 2014 से 2025 तक प्रभावित रहा और 25 राज्यों में इसकी पहुंच है। इस प्रकार से आज की क्लास और आज की क्लास के साथ ही डिजास्टर मैनेजमेंट समाप्त हुआ। 1-2 टेस्ट आपके होने हैं, अभी बताया जाएगा 1-2 दिन के अंदर ही, और इसके बाद हम आ जाएंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर। ऐसे ही 1 बाय 1 करके आगे बढ़ते चले जाएंगे। नेक्स्ट 1 से 2 महीने में आप देखोगे आपका मेजर पोर्शन बहुत अच्छे से 60 से 70% चीज़ें कवर हो गई, है ना। पढ़ते रहो, 1 बाय 1 करके सारी चीज़ें कवर करते चलो। शेयर जरूर करो किसी भी स्टूडेंट को जो लेखपाल की तैयारी कर रहा है, अगर आपकी नज़र में है तो उस तक यहाँ की जानकारी पहुँचनी चाहिए। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।